हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा जो लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था वो रिग्रेशन चल रहा था। रिग्रेशन के अंदर आज हम उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको फिर फिनिश करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट में हमारा जो पहला नंबर चला वो ये चला कि बी वाई एक्स बी एक्स वाई को हमारे दो कोफिशिएंट कहते थे हम, आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो बताइए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को क्या कहते हैं? बोले सर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर शुड बी ऑफ सेम साइन, शुड बी ऑफ सेम साइन। इनका साइन क्या रहता है? सेम रहता है तीनों का। तीसरी बात यह भी है कि बी वाई एक्स को क्या कहते हैं? बी वाई एक्स को बच्चों कहते हैं स्लोप ऑफ वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन। मतलब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में ये जो b है बच्चों, ये जो b है ये b ही बी वाई एक्स है और इसी को स्लोप कहते हैं। चलिए थ्योरी में और क्या कवर करो आप। बी एक्स वाई को जी नहीं, 1 बी एक्स वाई को कहते हैं स्लोप ऑफ एक्स ऑन वाई लाइन। ये भी ध्यान रखना थ्योरी में आप लोग। अच्छा जी, अब बात चली कि ये जो r है, r, इस r का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। तो यहां पर मेरा डायलॉग बनेगा प्रॉपर्टी बेस्ड, थ्योरी कवर करेगा वो। मुझे बताओ, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लेते हैं क्या हम उसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं? बिल्कुल। तो यहां पर भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया है। मतलब इस आर को क्या कहें भाई? कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट किसके इक्वल हो? कोरिलेशन कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आर की वैल्यू लेस देन 1 रहती है तो आर का स्क्वायर भी लेस देन 1 रहेगा। अब आर का स्क्वायर कौन है? बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। तो बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई भी लेस रहेगा। बिल्कुल रहेगा। यहां पर भी थ्योरी हम कवर करते हैं इसके लिए कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट is less or equal, the product of regression coefficient is less or equal to unity। unity मतलब 1, unity मतलब 1। अच्छा जी, अच्छा एक बात ये भी हम जानते हैं कि बी वाई एक्स अगर 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई को 1 से छोटा होना पड़ेगा। क्या कहें? इफ वन ऑफ द इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको मिडिल में लेके बात करते हैं। इफ वन ऑफ द, ठीक है वापस इधर चलाइए। if one of the regression coefficient is greater than unity, वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, तो फिर अदर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देन अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट should be less than unity।
भाई अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट को 1 से लेस होना पड़ेगा। बच्चों ध्यान देना, 1 दूसरे वाले को 1 से लेस होना पड़ेगा। अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं कि दोनों 1 से छोटे हो सकते हैं, पर दोनों 1 से बड़े अलाउड नहीं है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। अच्छा जी, आगे हम इसको और बताएं कि क्या क्वेश्चंस बन सकता है। अच्छा थ्योरेटिकली मुझे ये बताओ कि एम जीएम से बड़ा और इक्वल होता है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a प्लस बी बाई 2, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इनको रिग्रेशन पे अप्लाई करूं बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2, तो फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को मैं क्या कहूं, मुझे कहना चाहिए एम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। एम जानते हो बच्चों, एवरेज। हाँ, तो क्या थ्योरी बनेगी यहां पे, एम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, एम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर और इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। या रिग्रेशन कोफिशिएंट को मैं क्या कहते हैं, देखो बेटा यहां पे हम इसको क्या कवर कर लेते हैं कि भाई एम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल और ग्रेटर टू, अब ये कौन है, ये तो आर है, इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जी यहां पे क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां पे एम भर के आना, यहां पे रिग्रेशन कोफिशिएंट है और किसके है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो पहले जो मैंने पढ़ा है उसमें जीएम लिखा हुआ है हमारे, और इस वाले प्रॉपर्टी में एम है, यानी एम जो है वो आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट, किसका एम, रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो एम है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से ग्रेटर और इक्वल होगा। इससे पहले क्या बताया था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट, इससे पहले बताया था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, पर यहां पर हमने बताया है कि एम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर और इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, नाउ अब हम ये करते हैं कि एम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट को तो हमने ग्रेटर और इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट कर दिया। इसके बाद और क्या थ्योरी हम इसमें कवर करें, देखिए भाई ये भी हमें पता चल चुका है कि उनकी वैल्यूज क्या होगी। तो मुझे बताओ रिग्रेशन की 2 लाइन है, अगर रिग्रेशन की 2 लाइन के बीच में कोई एंगल नहीं हो, या हम कहें कि 2 रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर, कोइंसाइड, दिस इज y ऑन x, दिस इज x ऑन y, दोनों कोइंसाइड करें, तो अगर ये थ्योरी हमारी बनती है कि if two regression lines are coincide or identical to each other, then value of r, जब भी coincide करेगी यानी लाइन एक ही होगी, then value of r will be, या तो वो +1 रहेगी या फिर वो -1 रहेगी। अगर कोई भी 2 रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड करेगी तो उनकी आर की वैल्यू या तो आपको +1 देनी है या -1 देनी है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको मैं 3-4 तरीके से और समझाऊंगा। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एग्जांपल ये है कि सपोज 4x + 3y + 6 = 0। अब ये y ऑन x है, क्या है ये, y ऑन x। तो मुझे बताओ इसमें r क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। तो अब या तो वो +1 होगा या फिर वो -1 होगा। अच्छा मैं बच्चों को एक सीधे से ट्रिक बता रहा हूं, 4x + 3y, बताओ ये बीच का साइन क्या है, बोले सर प्लस है, तो सीधे r की वैल्यू -1 होगी। सपोज एग्जांपल लेते हैं 6x - 3y + 9 = 0। ये जो भी लाइन है ये एक रिग्रेशन की लाइन है भाई, दोनों की दोनों, कोई स्पेशल हमने मेंशन नहीं किया ये y ऑन x है, x ऑन y, क्योंकि जब ये सिंगल ही है तो y ऑन x भी यही होगी और x ऑन y भी यही होगी। उस केस में आप क्या करो बच्चों, भाई ये एक रिग्रेशन की लाइन है, क्वेश्चन ये सिंगल है, ये भी एक रिग्रेशन की लाइन है, और उसमें हमें पूछ लिया कि r की वैल्यू क्या है। मैंने कहा देखो बच्चों अगर ये रिग्रेशन की लाइन है तो कह रही है 2 रिग्रेशन, यानी यही y ऑन x है और यही x ऑन y है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यही y ऑन x की लाइन है, यही x ऑन y की लाइन है। तो बच्चों ये बताओ बीच का साइन क्या है, माइनस, तो r की वैल्यू +1 हो। अच्छा सर ऐसा क्यों हुआ,
देखते हैं, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। 4x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इसको y on x लेट कर लेते हैं। तो इसको फॉर्मेट में देखें अपन, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो y इक्वल टू माइनस 4/3x माइनस 6/, देखिए ये हो गया आपका b/x। अब इसी लाइन को हम x1 y की तरह ट्रीट करते हैं, लेट करते हैं x1 y। तो x1 y के फॉर्मेट में लेते हैं इसको। तो जो हमारे b/x की वैल्यू आ गई, वो आ गई -3/4, सॉरी bxy -3/, इनके अमाउंट को करते हैं मल्टीप्लाई। तो बच्चों रिजल्ट क्या रहा? 1। अच्छा बताओ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो r क्या होगा? नेगेटिव। तो हम यही तो कह रहे हैं, जब भी एक सिंगल लाइन होगी तो देखो बीच का साइन प्लस है तो r -1 होगा, और अगर बीच का साइन, जैसे ये माइनस था, अगर बीच का साइन माइनस है तो +1 होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं वापस लिखवाने जा रहा हूं। देखो, अगर कोई भी लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये रिग्रेशन की लाइन है और अगर वो आपसे r पूछे, बीच का साइन प्लस है तो -1। सपोज मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, कुछ इस तरीके की हमारी बात है और रिग्रेशन की लाइन दे रखी है, बताओ बीच का साइन माइनस है, सीधे लगा दीजिए r की वैल्यू +1। ठीक है, इसको और तरीके से एक्सप्लेन करा जा सकता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इफ b इज ग्रेटर देन 0 तो r की वैल्यू +1। अगेन मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इफ b इज लेस देन 0 r की वैल्यू -1। तो ये क्या बता रहा है कि भाई ये लाइन रिग्रेशन की है तो r हमेशा +1 होगा, ये लाइन है तो r हमेशा माइनस। क्या कहना चाहता है? डिपेंड करता है कि ये जो b/x है, b जो है अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव तो नेगेटिव होगा। ठीक, अच्छा जी। इफ टू रिग्रेशन लाइन्स are perpendicular to each other, if two regression lines are perpendicular to each other, मतलब उनके बीच का जो एंगल है, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 है। क्या है? 90। then the value of r will be 0। तब भैया वो 0 होगा बच्चों, 0। अगर r की वैल्यू 0, अगर r की वैल्यू 0, अगर r की वैल्यू 0, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, या फिर अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो r की वैल्यू 0 होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, दोनों लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो r की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अच्छा जी। और क्या प्रॉपर्टीज हम इसमें देखते हैं रिग्रेशन में? देखो, हमको एक बात का ध्यान रखना है कि जो b/x है वो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b/x इक्वल टू x कॉफिशिएंट। b/x कौन है? x का कॉफिशिएंट, अगर वो इस फॉर्मेट में है तो। ठीक है, जैसे सपोज मैं बात क्या कर रहा हूं, 4x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बताओ 3y इक्वल टू -4x माइनस 6, तो y इक्वल टू -4/3x माइनस 6/3। तो जो x का कोफिशिएंट है वो कौन है? b/x। ठीक है, तो ये b/x के बारे में बात हो गई। इसी तरीके से bxy में हो जाएगा, तो bxy जैसे वो किस में, x इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो जो y का कोफिशिएंट है वो कौन है? bxy, y का कोफिशिएंट। अच्छा, इसको और समझते हैं, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले आप इसको लिख दीजिए और दीजिए y का कोफिशिएंट निकाल दीजिए। तो ये जो y का कोफिशिएंट है वो कौन है? bxy। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें। तो देखो, इन रिग्रेशन देयर आर 2 टाइप ऑफ एरर्स भी होती हैं इसमें, एरर्स भी होती है बच्चों, एरर्स। अच्छा, ये एरर क्या है? एरर को बेटा यहां पे रेजिड्यू भी कहा गया है, रेजिड्यू। अब ये एरर क्या लगाना है आपको फॉर्मूले में? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू को हम
एरर कहते हैं। अब वो दो एरर हैं, पहली का नाम है आपका स्टैंडर्ड एरर। अच्छा जी, स्टैंडर्ड एरर को शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड एरर का भी फॉर्मूला आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप इस फॉर्मूले पर टिक करेंगे, या कैलकुलेट करने के लिए बोले तो यहां पर आर की वैल्यू पुट करो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं भी एक क्वेश्चन ले लूंगा। दूसरे वाले एरर का नाम है प्रोबेबल एरर। बच्चों प्रोबेबल एरर के लिए क्या करो, इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करो जो फिक्स है 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। ये आपके प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है। तो आपने क्या करा, प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो हम लिख देते हैं प्रोबेबल एरर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर होता है, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। जहां पर मैं क्वेश्चन से इसको कवर कर लेता हूं। सपोज आपको बोला जाए कि भाई प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करो आप। तो बच्चों प्रोबेबल एरर कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो तो अगर वो कह दे कि भाई प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करो, तो आप किस तरीके से, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आर की वैल्यू 0.2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10, फाइंड प्रोबेबल एरर। तो बच्चों प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हमारा ब्रैकेट है, तो क्या करना है आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी लीजिए, हम बात कर रहे थे 0.2 का होल स्क्वायर। देखो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 कितना हो गया 0.04, इसमें से हम -1 कर रहे थे, -1, ये हो रहा है 0.96। तो हमने कहा भाई 0.67, यहाँ पे 10 है आपका, 0.6745 इंटू 0.96 हो गया था ये, इसमें हमने स्क्वायर किया था 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे क्या था, रूट था। ठीक है, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 0.96, ये था 0.64752। ठीक, अच्छा 0.64752 हो गया 0.64752, 10 का स्क्वायर रूट। अब हम 10 का रूट ले लेते हैं, 10 का रूट ले लिया अपन ने, दैट इज 3.16। तो ये 3.16 डिवाइड करते हैं 0.64532, 64752, 0.64752 डिवाइडेड बाय 3.16, रिजल्ट है 0.20। तो बच्चों ये हमारा प्रोबेबल एरर आ गया 0.20। तो प्रोबेबल एरर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटा गिवन है तो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम प्रोबेबल एरर के क्वेश्चंस को अगर और देखें तो क्या करें। ठीक है, तो देखो भाई प्रोबेबल एरर का लिए हमने एक कॉन्सेप्ट और भी है। देखो अगर आर की वैल्यू लेस देन, अगर आपके आर की वैल्यू लेस देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर रह जाए, जो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में जो आर गिवन होता है उसकी वैल्यू प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने के बाद उसके 6 गुना से कम रह जाए, तो कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट माना जाता है। कोरिलेशन को सिग्निफिकेंट माना जाता है, मतलब कोरिलेशन का एग्जिस्टेंस है, अच्छा वाला एग्जिस्टेंस। कोरिलेशन है सिग्निफिकेंट अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर के 6 गुना से कम रह जाती है। अगर एक रिलेशन में ये दिख जाए कि आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से ही ज्यादा है, तो उसे इनसिग्निफिकेंट माना जाता है, इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। ठीक है, अच्छा जी, कोरिलेशन को सिग्निफिकेंट कम माना जाता है जब आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर के 6 गुना से कम रह जाए या इक्वल रह जाए, और अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से ज्यादा है तो कोरिलेशन को इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं बच्चों। एक आर होता है, आर का स्क्वायर करते हैं, तो आर के स्क्वायर को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ
डिटर्मिनेशन। अच्छा, इसी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, अपॉन टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को बोलते हैं, या फिर हम कह रहे हैं ना कि आर स्क्वायर को हम बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अकाउंटेड, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अकाउंटेड। तो देखो 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे भाई, 1 माइनस आर स्क्वायर को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, या फिर और क्या बोलेंगे भाई, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, अपॉन टोटल वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन बोलेंगे। अच्छा, इसी 1 माइनस आर स्क्वायर को जैसे इसको बोला गया है वैसे इसको बोलेंगे परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड बोलेंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया इसको मैं क्वेश्चन से सॉल्व करके बताता हूं आपको कि क्या मीनिंग है इसका। मान लो आपको बोले आर की वैल्यू 0.6, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो देखो आर की वैल्यू अगर 0.6 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0.36। अब आर स्क्वायर अगर 0.36 है तो ये 36% हुआ ना, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अकाउंट कितना किया गया, 36%, क्योंकि हमने कहा कि भाई एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, तो 36% 100% में से कितना माना गया, एक्सप्लेन्ड माना गया। तो परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अकाउंटेड कितना माना जाएगा, 36%। अब हम 1 माइनस कर देते हैं आर स्क्वायर, तो ये आ गया 0.64, मतलब 64% अनएक्सप्लेन्ड हुआ 100% में से। तो ये जो 64% है इसे परसेंटेज ऑफ वेरिएशन क्या कहा, अनअकाउंटेड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का क्वेश्चन इससे अराइज होगा और हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात ये चली कि आपने अभी तक जितने भी बातें देखी उन सबको आपको रिमेंबर करना है, सबको रिवाइज करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है, अराइज हो सकता है। तो मेरा जो पहला कंसर्न यही था कि भाई आप इन वैल्यूज़ को, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, मतलब याद करें, रिवाइज करें और एमसीसी वाले क्वेश्चन में जाके इनका आंसर लगाएं स्टडी मटेरियल में। आईसीआई में भी आप फॉलो करें, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को भी क्वेश्चन सॉल्व करें आप, तो ये आंसर सब लगाएंगे। अच्छा, तो इस पूरे रिग्रेशन में हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा, उनसे रिलेटेड बातें भी देखी। तो कुछ क्वेश्चन मैं एडवांस लेवल पे आपको कराने जाता हूँ। देखो क्या हुआ, एक क्वेश्चन हमारा अराइज हुआ जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ सारा, कि सर यहाँ पर हमारे को लिखा हुआ था स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे लिख दिया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक, अब आपको एवरेज इसका प्राइस दिया 44 और इसका जो आपको एवरेज प्राइस दिया वो 56 दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन को रखा गया 5.60 और यहाँ रखा गया 6.30। आर की वैल्यू आपको दी है 0.48। फाइंड द इकोनॉमिक्स मार्क्स, फाइंड द इकोनॉमिक्स मार्क्स if marks in statistics, if marks in statistics is 50, if marks in statistics is 50। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, है रिग्रेशन का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच से इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखते हैं डेटा क्या क्या गिवन है। देखो बच्चों एवरेज, तो x बार, चलो सबसे पहला सवाल कि सर हमने स्टैटिस्टिक्स को x मान लिया और इकोनॉमिक्स को y मान लिया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने इसको स्टैटिस्टिक्स को y मान लिया, इकोनॉमिक्स को x मान लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम रहेगा, बशर्ते आप किसी को भी x माने किसी को भी y माने। पर थोड़ा सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, x और y किसी को भी ले लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मेरा सॉल्यूशन देखो, स्टैटिस्टिक्स को मैंने x माना है, इकोनॉमिक्स को मैंने y माना है, तो अब क्या करें जी,
ये बताओ इकोनॉमिक्स के मार्क्स पूछे हैं, इकोनॉमिक्स को आपने क्या माना था, इसको तो हटा देता हूं मैं पुराने वाले को। तो स्टैटिस्टिक्स को हमने एक्स माना, इकोनॉमिक्स को हमने वाई माना। इकोनॉमिक्स के मार्क्स हमसे पूछे गए हैं तो वाई के मार्क्स पूछे। तो अगर वाई के मार्क्स पूछे हैं तो बताओ किस लाइन से सॉल्व होगा, वाई ऑन एक्स लाइन से सॉल्व होगा। अब वाई ऑन एक्स लाइन का फॉर्मूला वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो बच्चों बी वाई एक्स तो है नहीं हमारे पास, तो आर है। तो ये बताओ बी वाई एक्स को तो कैलकुलेट कर लेंगे आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स से। तो आर की वैल्यू 0.48, वाई का एस डी हमने वाई किसको लेट किया है, इकोनॉमिक्स को, तो वाई हमने इकोनॉमिक्स को लेट किया ना। तो 0.48 इंटू ये रहा वाई का एस डी 6.30 अपॉन 5.60, इसको डिवाइड कर देते हैं हम। 0.48 इंटू 6.30 डिवाइडेड बाई 5.60, 0.54 हमारा रिजल्ट आया। तो बी वाई एक्स का रिजल्ट है 0.54। इसकी वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे। तो y माइनस वाई बार इज 56, 0.54, x का वैल्यू कितना है, स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स x लिया था हमने 50, 50 माइनस ये आपका 44। तो y माइनस 56 इक्वल टू 0.54 इंटू 6, तो इंटू 6 3.24। तो y माइनस 56 इक्वल टू 3.24, तो y इक्वल टू 59.24 हमारा रिजल्ट आ चुका है बच्चों। आंसर है 59.24। फाइंड द इकोनॉमिक्स मार्क्स। इकोनॉमिक्स मार्क्स हमने y लिया हुआ है, y मानने से हमें y ऑन x लगाना पड़ा। अगर आप इसको रिवर्स मानते, x इधर लेते y इधर लेते, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, आंसर सेम आता। ठीक है जी। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के साथ ही। दूसरा जो आपका क्वेश्चन, जो आपको ट्रिक से सिखा देता हूं एक, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, देखो ये दो लाइनें हैं। अब अगर उसने कहा कि सिग्मा x की वैल्यू 2, तो सिग्मा y बताओ। अच्छा बताओ जी, इसमें क्या पूछा है भाई, एस डी ऑफ एक्स तो गिवन है और एस डी ऑफ वाई पूछा है। तो सबसे पहले आप अपने सारी वैल्यूज पे पहुंच जाओ। तो देखो आपको मैंने पूरा सॉल्यूशन कराया था। लेट 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 y ऑन x लाइन मान लिया। तो 2y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 6, तो y इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 6/2, यहां से by(x) मिला बच्चों, यहां से हमें मिला by(x). अब हम दूसरी लाइन को लेट कर रहे हैं, 4x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो भाई आपने इसको y ऑन x लेट किया था ना, तो फिर ये क्या होगी, x ऑन y। तो x ऑन y के फॉर्मेट से हमने इसको ले लिया, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका bxy। पड़ोसी ले आओ इसका, ये दो पड़ोसी आ चुके, by(x) और bxy। ठीक है। अब मुझे बताओ जो r होगा उनके अमाउंट को करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये ऑलमोस्ट जा रहा है 1 से बड़ा जा रहा है बच्चों, 1 से बड़ा जा रहा है, समझ रहे हो आप, 1 से बड़ा जा रहा है। तो आपके सॉल्यूशन में आपके आंसर कैसे मैच होंगे बताइए जी। y ऑन x लाइन कौन सी होगी, बोले सर सेकंड होगी। सर सेकंड होगी ना, क्योंकि वो 1 से बड़ा वाला जा रहा है। तो x ऑन y लाइन कौन सी होगी, जी सर फर्स्ट होगी। तो मैंने बच्चों आपको बताया था, अब जब y ऑन x सेकंड होगी ना, y ऑन x सेकंड होगी, तो आप इसको क्या कर देंगे, आप रिवर्स कर देंगे। तो अब जैसे ही आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। अब bxy जो आप करोगे तो इसको रिवर्स आप कर दोगे, bxy ना, इसको रिवर्स कर देंगे 2/3। अच्छा वो भी क्या, नेगेटिव्स। ठीक है, इससे हमको उसकी वैल्यू, तो आपको एक खास बात नजर आई, जैसे आप इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 इंटू 2/3, आपको नहीं लगता ये इसका रिवर्स हो गया।
15/8 का रिवर्स क्या हो गया, 8/15, बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो यही वैल्यू हमारी आर की हो जाएगी। क्या करना था जी, इसमें हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, BY(x) और BXY निकाल लिया था। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको जो भी डिमांड आई है उससे रिलेट करवाना है इसको। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसके सॉल्यूशन के अंदर 1 से बड़ा जा रहा था, तो BY(x) और BXY को हमने चेंज कर लिया और हमने डिसीजन सारे ले लिए, बस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। 8/15 कर रहे हैं हम, तो 8/15 ये आ गया और इसका ले लिया रूट, तो 0.73 हमारे पास आया। तो अब अगर 0.73 हमारा ये आंसर है, इसके लिए अब क्या करें जी, आर का तो आंसर आ चुका है 0.73। अच्छा, ये नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव। अब बता दो जी बच्चों, BY(x) का फॉर्मूला होता है R इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। BY(x) आपका आ चुका -4/5 -4/5 ठीक। तो -4, आर कितना है बच्चों, -4/5 अपने BY(x) के लिए, आर कितना हो गया अपना माइनस का 0.73। क्वेश्चन के अंदर आपको सिग्मा एक्स 2 दिया था, सिग्मा एक्स आपको 2 दिया था, तो ये आपका सिग्मा वाई गायब है, सिग्मा एक्स आपको 2 दिया था, नेगेटिव से नेगेटिव चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 के नीचे 5 इंटू 0.73 आ जाएगा और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखो आपका 5 इंटू 0.73 ये हुआ 3.65 और 3.65 को डिवाइड किससे करवाना है, 8 से। तो देखो ये 8 डिवाइड 3.65 और ये रिजल्ट है हमारा 2.19। तो जी सिग्मा वाई आ गया 2.19। इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया, ये रिग्रेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा जी, देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे मान लीजिए 4y माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0 इज अ रिग्रेशन लाइन, ये एक रिग्रेशन की लाइन है, ठीक है। r का वैल्यू 3/4 है, फाइंड BXY, बट ये जो रिग्रेशन लाइन है ये थी y ऑन x। समझो बच्चा, आपको एक लाइन दी है और वो y ऑन x डिक्लेयर करी हुई है, तो अगर ये y ऑन x डिक्लेयर करी हुई है तो इसको फॉर्मेट में लाओ। अब मुझे बताओ ये वैल्यू कौन होगी, सर BY(x). सर पूछा क्या है, BXY, क्या गिवन है, R, बिल्कुल आ जाएगा। R का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ BY(x) इंटू BXY। तो देखो R की वैल्यू यहां रख दो, BY(x) की वैल्यू रख दो, और बच्चों क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग अगर आप बोथ साइड करेंगे तो 9/16, 5/4 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका 36 डिवाइडेड बाई 80 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि भाई अगर सिंगल लाइन को बोल दिया ना y ऑन x तो कर लो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अगर दो लाइन वैसे इसमें थी पर इसने एक लाइन देख के आपको दूसरे r और BXY से रिलेट करवाया है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, नाउ x प्लस 2x प्लस 3y, तो यहां पे हम कर लेते हैं भाई x प्लस यहां पे 3 कर देते हैं, और यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 12, इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं 12 की जगह, मान लीजिए हमने इसको कर दिया 4। बच्चों रिग्रेशन में दो लाइनें होती हैं, अब उसने ये बोला है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y। अच्छा जी, अर्थमेटिक मीन पूछ ले। अच्छा जी, स्टैट्स में रिग्रेशन की दो लाइन देके अर्थमेटिक मीन पूछ ले, मतलब x बार एंड y बार पूछ ले, तो बच्चों क्या करना है, तो आपको इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखो बच्चों इसका कोएफिशिएंट 2 नहीं है, इंटू 2 करोगे आप, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 8 मिलेगा, और इजीली जो हम इसको सॉल्व करके x और y निकालेंगे ना, वही बच्चों x बार और y बार है। तो ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y जो होगा वो रिग्रेशन की दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, मतलब x और y दोनों को जो हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे वही x बार है वही y बार है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख दूंगा अभी नोट के तौर पे। पहले देखो सॉल्यूशन क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, साइन चेंज सब्ट्रैक्शन से कर दिया, 3y में से 2y गया, y 10 में से 8 गया, 2y की वैल्यू आई, यही कहलाएगी y बार। अब y की वैल्यू 2 कहीं भी रख दो, अब यहां रख दो, तो x प्लस 2 बराबर 4, तो x बराबर भी 2, तो ये x बार भी हो गया 2।
x बार 2 y बार 2 आंसर। नोट the intersecting point of two regression lines, the intersecting point of two regression lines are called arithmetic mean of x and y means x bar and y bar। इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो लाइंस का जो x और y है वो ही x बार और y बार कहलाता है रिग्रेशन में। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट उतना ही कहलाता है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 6, x बार एंड y बार मैंने कहा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का रीजन ये है कि ये रिग्रेशन की दो लाइंस में byx और bxy अपोजिट साइन के होंगे जो अलाउड नहीं है। सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा इनके साइन डिफरेंट हैं, नहीं होगा, क्योंकि byx और bxy अपोजिट साइन के आ जाएंगे जो अलाउड ही नहीं है, मतलब दोनों के साइन अपोजिट नहीं हो सकते। तो कोई x बार नहीं है, कोई y बार नहीं है, कोई रिग्रेशन की लाइन सॉल्व नहीं होगी। सर क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन क्यों हो पाएगा? क्योंकि दोनों का साइन सेम है। 3x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, 5x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, दोनों के साइन सेम है। 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, 5x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, दोनों के साइन अपोजिट है, सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज दे आर अपोजिट साइन। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये सारा हमने इसमें डिस्कशन किया। तो रिग्रेशन के अंदर इतने क्वेश्चंस जो मैंने अभी कराए, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। जितना मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, बेसिक फॉर्मूले को रिवाइज कर देता हूँ। सारे रिग्रेशन के सारे फॉर्मूलों का रिवीजन ले लेते हैं। ले लें जल्दी से। चलो पहला सर इसमें एक तो होता है, देखो सर, y ऑन x, छोटा सा फॉर्मूला है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ये y ऑन x लाइन का है। x ऑन y लाइन का सर इसका रिवर्स है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। बच्चों बी वाई एक्स के दो फॉर्मूले, सी ओ वी अपॉन स्क्वायर करो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बच्चों बी एक्स वाई का भी फॉर्मूला है, सी ओ वी अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, और बी एक्स वाई का दूसरा फॉर्मूला है r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो ये मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 नंबर आपको ये ध्यान रखना है, r का वैल्यू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का अंडर रूट होता है जी 8 जी। प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n होता है जी 9। स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n होता है जी 10। आर स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कहते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर के अंडर रूट को कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन कहते हैं। तो जी हमने क्या कवर किए जी? फॉर्मूले कवर किए रिग्रेशन में जितने भी आपने यूज में लिए।
अच्छा, और हम देखते हैं कि y on x भी देख लिया, x on y भी देख लिया, by x हो गया, देख लीजिए बार, y on x देखा, x on y देखा, by(x) के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, bxy के दो फॉर्मूले होते हैं, एक बेसिक रिलेशन होता है, प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर। मुझे बताओ क्या मैंने रिग्रेशन में ये सारा कवर करके आपको फॉर्मूला लिस्ट दे दी है? अब आपका काम क्या है, आईसीए मटेरियल और जो आपका आईसीए मटेरियल के अलावा जो एमसीसी के जो मटेरियल है उन दोनों के क्वेश्चन आप रिग्रेशन के कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।